अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के सीईटी की थ्योरी करने वाले हैं और साथ साथ में हम लोग साउंड वेव्स भी 11th स्टैंडर्ड का खत्म करेंगे। मतलब इस वीडियो में हम लोग 11th का साउंड भी कर लेंगे और ऑफ कोर्स 12th स्टैंडर्ड का सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी कंप्लीट करेंगे। तो लेट अस स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले 11th का साउंड देख लेते हैं, फिर सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स भी कंटिन्यू करेंगे। आई होप सब बच्चों को पता है कि सीईटी में 11th स्टैंडर्ड की वेटेज सिर्फ 10 मार्क्स है और 12th स्टैंडर्ड की वेटेज 40 मार्क्स है। तो ऑब्वियसली 12th पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए एज कंपेयर टू स्टैंडर्ड 11, बट स्टैंडर्ड 11 भी इंपॉर्टेंट है। सो पहले स्टैंडर्ड 11 के फॉर्मूलाज देख लेते हैं, देन वी विल मूव ऑन टू स्टैंडर्ड 12th। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज, सबसे पहला फॉर्मूला जो हर स्टूडेंट को पता होना चाहिए वो है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। हर वेव के लिए ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। f इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव। अच्छा, फ्रीक्वेंसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है 1 अपॉन कैपिटल टी। फ्रीक्वेंसी को 1 अपॉन कैपिटल टी भी लिखा जा सकता है। तो ये फॉर्मूला एफ लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लैम्डा डिवाइडेड बाय कैपिटल टी। सो ये दो तरीके से हम फॉर्मूला को लिख सकते हैं, या तो v इक्वल टू एफ लैम्डा या f के जगह पे 1 बाय कैपिटल टी। और याद रखना, सब स्टूडेंट्स याद रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी को n भी लिखा जा सकता है। मतलब अगर तुम हमारा गवर्नमेंट बुक देखो तो उसमें फ्रीक्वेंसी को n लिखा गया है, बट इट डजंट मैटर, तुम n लिखते हो या f लिखते हो वो एक ही बात है, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता। नेक्स्ट, velocity of sound in a medium, the second formula, velocity of sound in any medium is given by the formula v is equal to root of gamma p by rho. Okay, v is equal to root of gamma p by rho. Gamma मतलब adiabatic constant, p मतलब pressure of the gas, and rho is density of the gas, right? So velocity of sound in any medium is given by formula v is equal to root of gamma p by rho. p by rho को हम लिख सकते हैं rt by m naught। R मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, T मतलब टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर इन केल्विन लिखना चाहिए, और m नॉट को हम लिखते हैं मॉलिक्यूलर वेट। तो इसमें एक बात याद रखना बच्चों, कभी भी ऐसा कंपैरिजन वाला क्वेश्चन आए कि दो मीडियम में तुमको वेलोसिटी ऑफ साउंड को कंपेयर करना पड़े, जैसे ऑक्सीजन में और हाइड्रोजन में फॉर एग्जांपल, तो ये याद रखना कि गामा दोनों का सेम, मतलब गामा, ये चेक करना कि गामा गैसेस का सेम है कि नहीं है। और गामा इस बात पे डिपेंड करता है कि गैस मोनोएटॉमिक है, डायएटॉमिक है। अच्छा, डायएटॉमिक में भी, और डायएटॉमिक रिजिड है या डायएटॉमिक नॉन रिजिड। तो यहाँ पे मैंने वैल्यूज लिखे हैं। गामा का वैल्यू है 5/3 फॉर मोनोएटॉमिक गैसेस, गामा का वैल्यू है 7/5 फॉर डायएटॉमिक रिजिड मॉलिक्यूल, और गामा का वैल्यू 9/7 फॉर डायएटॉमिक नॉन रिजिड मॉलिक्यूल। तो ये गामा का तीनों वैल्यूज याद रखना, मोनोएटॉमिक के लिए अलग होता है, डायएटॉमिक रिजिड के लिए अलग होता है, डायएटॉमिक नॉन रिजिड के लिए अलग होता है। ये सारे बच्चे वैल्यूज जानते होंगे बिकॉज ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्लास 12 में हम लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, राइट? तो वेलोसिटी ऑफ साउंड का और एक फॉर्मूला है अपार्ट फ्रॉम गामा पी बाय रो, दैट इज गामा आरटी बाय एम नॉट। तो दो अलग अलग गैस है, फॉर एग्जांपल अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है तो उसमें तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, गामा सेम होगा क्योंकि दोनों डायएटॉमिक है। लेकिन हीलियम और हाइड्रोजन है तो संभालना पड़ेगा क्योंकि दोनों का गामा अलग होगा, राइट? तो देखो क्या क्या अलग हो सकते हैं, गामा अलग हो सकता है, टेम्परेचर अलग हो सकता है, मॉलिक्यूलर वेट भी अलग हो सकता है, दो अलग अलग गैस का। तो उस हिसाब से सम को करना है, और आर तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, राइट? तो वो अलग नहीं हो सकता। तो इस फॉर्मूला में मैंने टर्म्स के मीनिंग बता दिए कि गामा मतलब होता है एडियाबेटिक कांस्टेंट, आर मतलब यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, टी मतलब टेम्परेचर, और एम नॉट मतलब मॉलिक्यूलर वेट। और गैसेस की मॉलिक्यूलर वेट तुमको याद रखनी रहेगी, भले एग्जाम में दिया हो नहीं दिया हो, तुमको याद रखना पड़ेगा। हाइड्रोजन की मॉलिक्यूलर वेट 2 होती है, हीलियम की 4 होती है, नाइट्रोजन की 28, ऑक्सीजन की 32 और कार्बन डाइऑक्साइड की 44। एक बात और याद रखना, ये फॉर्मूला v इक्वल टू गामा पी बाय रो देख के बच्चों को ऐसा लगता है कि वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन प्रेशर, बट ट्रुथ क्या है देखो, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इंडिपेंडेंट ऑफ प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। मतलब अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डज नॉट डिपेंड अपॉन प्रेशर, याद रखना इस बात को। अब हम लोग अगले फॉर्मूला की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव व्हेन सोर्स कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इज लैम्डा। लेट अस से तुम्हारे हाथ में एक रोप है और वन एंड ऑफ द रोप इज फिक्स्ड टू द वॉल एंड द अदर एंड इज इन योर हैंड। दूसरा एंड तुम्हारे हाथ में और एक एंड तुमने दीवार पे फिक्स किए। तो अगर तुम अपने हाथ को एक बार ऑसिलेट करोगे ना तो बराबर एक वेव जनरेट होता है। इन अदर वर्ड्स, जब सोर्स मतलब तुम्हारा हाथ, जब तुम्हारे सोर्स ने एक ऑसिलेशन कंप्लीट किया ना तो वेव कितना आगे जाएगा, लैम्डा। ये याद रखना, डिस्टेंस कवर्ड बाय द वेव व्हेन सोर्स कंप्लीट्स वन ऑसिलेशन इज लैम्डा।
ये फॉर्मूला तो मैं ऑलरेडी बता चुका है, f इज इक्वल टू 1 बाय टाइम पीरियड। वेव नंबर इज रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ इज कॉल्ड एज वेव नंबर, और इसकी यूनिट होती है पर मीटर, राइट। अपार्ट फ्रॉम दैट ये भी याद रखना कि एक वेव अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगा तो उसकी वेलोसिटी बदलेगी, उसकी वेवलेंथ बदलेगी, बट फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, राइट। इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इन वाटर इज दिस मच, वेवलेंथ इन वाटर इज दिस मच, फिर वो लोग एयर में तुमको वेलोसिटी देखेंगे और बोलेंगे कि एयर में वेवलेंथ कितना है। तो इस तरह के क्वेश्चंस में याद रखना कि जब एक वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो उसकी वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, बट फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी विल रिमेन अनचेंज्ड। एक और फॉर्मूला है जो मैंने यहाँ पे लिखा है कि वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर, राइट। वेलोसिटी ऑफ साउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ टेम्परेचर। इसको यूज कैसे करते हैं देखो मैं बता रहा हूँ। एक तो मतलब डायरेक्ट यूज करोगे, दो वेलोसिटी देंगे, एक टेम्परेचर देंगे, एक पूछेंगे, राइट। मतलब इस फॉर्मूला को यूज करने का तरीका क्या है, ऐसे लिखोगे v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू रूट ऑफ t1 अपॉन t2, ठीक है। तो तुमको वो लोग इन चारों में से कोई तीन दे देंगे और एक पूछ लेंगे, तो तुम निकाल सकते हो आराम से। और एक शॉर्टकट देखो, ये याद रखना, फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.61, ओके। अगर टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाया जाएगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड विल इंक्रीज बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड, मतलब हर 1 डिग्री सेल्सियस के लिए वेलोसिटी कितनी बढ़ती है, 0.61। मैं तुमको एक क्वेश्चन बताता हूँ कैसे आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चन। समझो वेलोसिटी ऑफ साउंड दिया हुआ है 320 मीटर पर सेकेंड जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस थी, तो पूछा तुमसे कि 37 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर कितनी होगी। तो देखो तुम ये वाला फॉर्मूला यूज मत करना है ऐसे सिचुएशन में, तुम डायरेक्ट कर सकते हो। उसमें मैं बताता हूँ कैसे। देखो तुम्हारी वेलोसिटी 320 थी बराबर है स्टार्टिंग में, और तुम्हारी टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ गई। अब सोचो अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ती तो तुम्हारा स्पीड 0.61 मीटर पर सेकेंड बढ़ता। तो 1 डिग्री सेल्सियस के लिए 0.61 मीटर, तो 10 डिग्री सेल्सियस में वेलोसिटी कितना बढ़ेगा, 0.61 इंटू 10, वो हो जाएगा 6.1। मतलब तुम्हारा वेलोसिटी कितना होगा, 6.1 मीटर पर सेकेंड बढ़ जाएगा। मतलब पहले 320 था ना, तो अब तुम्हारी वेलोसिटी हो जाएगी 320 प्लस 6.1 मीटर पर सेकेंड, दैट इज 326.1 मीटर पर सेकेंड। तो इस तरह के क्वेश्चन डायरेक्टली कर लेना। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस। तो ये इसलिए याद रखना है क्योंकि इस तरह के सम्स हम डायरेक्टली कर सकते हैं विदाउट कन्वर्टिंग एनीथिंग टू केल्विन एंड ऑल दैट। ये जो फॉर्मूला है ना, इसमें तो टेम्परेचर को केल्विन में रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे तुम डायरेक्टली कर सकते हो। अगर तुम याद रखो इस बात को कि फॉर एवरी इंक्रीज ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर द वेलोसिटी ऑफ साउंड इंक्रीजेस बाय 0.61 मीटर पर सेकेंड। ये हमारे गवर्नमेंट बुक में भी लिखा हुआ है, राइट। अगले फॉर्मूला की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, फॉर्मूला नंबर 8 सॉरी। इक्वेशन ऑफ अ वेव कैन बी रिटन एज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t माइनस kx। ऐसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो, बहुत अलग अलग स्टाइल में लिख सकते हो। इक्वेशन ऑफ अ वेव को बहुत अलग अलग स्टाइल में लिखा जा सकता है। बस इतना याद रखना, यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है ना वो नेगेटिव है, लेकिन t का जो कोएफिशिएंट है वो पॉजिटिव है। अगर कभी भी x और t का कोएफिशिएंट का साइन अलग अलग होगा, डिफरेंट साइंस होगा, x और t के कोएफिशिएंट का साइन अलग होगा, इसका मतलब ये होता है कि द वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो ये जितने भी इक्वेशन मैंने लिखे हैं ना, इन सबका मतलब एक ही होता है कि वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग व्हाट, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। क्योंकि जितने भी इक्वेशन मैंने लिखे अलग अलग स्टाइल में, सब में अगर तुम देखो तो x का कोएफिशिएंट नेगेटिव और सॉरी x का कोएफिशिएंट नेगेटिव और t का कोएफिशिएंट पॉजिटिव है। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x और t के कोएफिशिएंट्स का साइन अलग अलग है, इसका मतलब वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और अगर x और t का कोएफिशिएंट का साइन सेम है, मतलब समझो ये बीच में प्लस होता या दोनों माइनस होते, t के आगे भी माइनस x के आगे भी माइनस, तो अगर x और t के कोएफिशिएंट्स का साइन सेम है तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। सॉरी ये मैंने गलत लिख दिया, वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो अगर साइन सेम है तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग नेगेटिव एक्स एक्सिस, और अगर x और t का कोएफिशिएंट का साइन अलग अलग है तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस बात को याद रखना। अच्छा एक और जुगाड़ है जिससे डायरेक्टली वेलोसिटी निकाला जा सकता है। देखो समझो तुमको ये इक्वेशन दिया हुआ है, ऐसे कोई इक्वेशन दे दिया एग्जाम में, y इज इक्वल टू 10 साइन 2t माइनस 2x ऐसे दे दिया, राइट। 2t माइनस 2x। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड डायरेक्टली कैसे निकालते हैं, देखो कोएफिशिएंट ऑफ t यहाँ पे क्या है 2 है, राइट, डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x का मैग्नीट्यूड।
कोएफिशिएंट ऑफ टी का मैग्नीट्यूड, टी का कोएफिशिएंट क्या है 2, उसका मैग्नीट्यूड भी 2 ही होगा, और x का कोएफिशिएंट है -2, उसका मैग्नीट्यूड 2 होगा, राइट। तो 2/2 आंसर कितना आ गया 1। तो वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली मिल गया। तो वेलोसिटी ऑफ वेव डायरेक्टली निकालने का तरीका क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ टाइम डिवाइडेड बाय कोएफिशिएंट ऑफ x विल गिव यू द वेलोसिटी ऑफ द वेव। ये याद रखना अच्छे से। और देखो इन दोनों का, इसमें x के आगे माइनस साइन लगा है, t के आगे प्लस साइन, मतलब दोनों का साइन अलग अलग है, तो वेव इज ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव x एक्सिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मूला नंबर 9, द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल ऑफ अ वेव। अगर पार्टिकल की वेलोसिटी पूछी हुई है ना, तो सीधा पार्टिकल की वेलोसिटी है ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर या y स्क्वायर। तुमको याद होना चाहिए कि जब वेव आगे चलता है तो पार्टिकल्स, जब वेव चलता है किसी मीडियम में, तो पार्टिकल्स क्या करते हैं, पार्टिकल्स ऑसिलेशंस परफॉर्म करते हैं, और ऑसिलेशन चैप्टर हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो जो ऑसिलेशन में वेलोसिटी का फॉर्मूला लगता था, वही फॉर्मूला सेम पार्टिकल के लिए लगेगा। दैट इज वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल विल आल्सो बी इक्वल टू व्हाट, ओमेगा रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। बस इतना याद रखना कि वो ऑसिलेशन वाले चैप्टर में हम लोग डिस्प्लेसमेंट को x लिखते थे, यहाँ पे हम लोग डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल को y लिखते हैं, इसलिए यहाँ x के जगह पे y आया, y स्क्वायर, राइट। और मैक्सिमम पार्टिकल वेलोसिटी वही होगा जो ऑसिलेशन में पढ़ते थे, a ओमेगा। The acceleration of the particle of the wave is AP is equal to omega square y। ऑसिलेशन में हम ओमेगा स्क्वायर x लिखा करते थे, यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर y लिखते हैं। रीजन वही है क्योंकि ऑसिलेशन चैप्टर में डिस्प्लेसमेंट को x लिखा जाता था, लेकिन हमारे चैप्टर में हम डिस्प्लेसमेंट को y लिखेंगे, राइट। अब माइनस भी आता है, आई नो माइनस भी आता है, AP इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर y लिखना चाहिए था, बट चलता है, प्रॉब्लम्स में मैग्नीट्यूड ही पूछा जाता है। ओके, मैक्सिमम पार्टिकल एक्सेलरेशन पूछा तो a ओमेगा स्क्वायर। कभी कभी एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं जहां पे पूछा जाता है फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस दी जाएगी, तो पार्टिकल्स के बीच के डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे डेल्टा एक्स। तो अगर पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस दी हुई है डेल्टा एक्स को हम लोग पाथ डिफरेंस भी बोल सकते हैं, राइट। तो फेज डिफरेंस कैसे निकालते हैं, देखो 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा, ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, राइट। कभी कभी वो लोग पूछेंगे फेज डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द सेम पार्टिकल, मतलब पार्टिकल तो वही है। देखो पहला वाला फॉर्मूला क्या था, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पार्टिकल्स, तो बिटवीन टू पार्टिकल्स होगा तो उनके बीच में डिस्टेंस अलग अलग होगी, मतलब डिस्टेंस होगी, तो डिस्टेंस को हम लोग डेल्टा एक्स लिखते हैं, 2 पाई डेल्टा एक्स बाय लैम्डा। लेकिन ये जो 12th वाला फॉर्मूला, ये कब यूज करना है, फेज डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशंस ऑफ द सेम पार्टिकल। सेम पार्टिकल का दो अलग अलग पोजीशंस में अगर तुमको फेज डिफरेंस निकालना है और टाइम दिया हुआ है टू पोजीशंस के बीच में, तो फॉर्मूला है डायरेक्टली ओमेगा डेल्टा टी, या इसको ऐसे भी लिख सकते हो 2 पाई एफ डेल्टा टी, राइट। सो ये तुम्हारा 12th फॉर्मूला है। 13th फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स। हम सब जानते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ द बीट्स इज नथिंग बट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज ऑफ द इंटरफियरिंग वेव्स। f1 माइनस f2 का मैग्नीट्यूड, f1 को लिख सकते हैं v बाय लैम्डा 1, f2 को लिख सकते हैं v बाय लैम्डा 2, और v कॉमन ले लिया मैंने। और अगर टाइम पीरियड पूछा जाए तो टाइम पीरियड इज रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो आंसर आएगा 1 अपॉन f1 माइनस f2। यहाँ पे मैंने n1 माइनस n2 लिख दिया, दैट इज फाइन। सी, एक टिपिकल टाइप का क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में आ सकता है सीईटी में, n ट्यूनिंग फोक्स विद कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी डिफरेंस x। ऐसे बोलेंगे तुमको कि 32 ट्यूनिंग फोक है या 40 ट्यूनिंग फोक है, जो भी बोलेंगे वो लोग, राइट। बोलेंगे कि ये 32 ट्यूनिंग फोक्स अरेंज किए हुए हैं, ऐसे 32 ट्यूनिंग फोक्स है अरेंज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज या डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, राइट। तो क्या होगा, इन दोनों के सच दैट ईच ऑफ देम प्रोड्यूस सम फिक्स बीट्स, जैसे कि किसी भी दो ट्यूनिंग फोर्क के बीच में 4 बीट्स है, तो ऐसे देंगे ये पहले और दूसरे के बीच में डिफरेंस 4 बीट्स, मतलब डिफरेंस 4, दूसरे और तीसरे के बीच में भी 4, तीसरे और चौथे के बीच में भी 4 बीट्स। तो क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे तुमसे कि बहुत सारे ट्यूनिंग फोक्स है, ओके, और उनके बीच में फिक्स बीट्स मिल रहे हैं, 4 बीट्स मिल रहे हैं, 10 बीट्स मिल रहे हैं, जो भी देंगे वो लोग, ओके। या तो ये असेंडिंग ऑर्डर में होंगे, मतलब फ्रीक्वेंसीज बढ़ती जाएगी या तो घटती जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, देखो ये एक्चुअली ये सिचुएशन क्या है मालूम है, अगर कॉमन डिफरेंस है तो इट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में तुमने पढ़ा होगा nth टर्म ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला सभी बच्चे जानते होंगे। तो याद रखना, अगर तो ऐसे बोला है कि फ्रीक्वेंसीज आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर, तो किसी भी ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth फोर्क इज फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फोर्क प्लस n माइनस 1 इंटू एक्स, n माइनस 1 इंटू एक्स, n मतलब ये छोटा n आएगा यहाँ पे, ओके। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ द nth ट्यूनिंग फोक, जैसे कि 10वें ट्यूनिंग फोक का फ्रीक्वेंसी निकालना है, तो f10 इज इक्वल टू f1 प्लस 10 माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। लेकिन अगर फ्रीक्वेंसी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है ना,
सेम फॉर्मूला लगेगा, सिर्फ यहाँ प्लस के जगह पे यहाँ माइनस लिखना, बस इतना याद रखना, राइट। तो अगर फ्रीक्वेंसीज असेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ और होगा, डिसेंडिंग ऑर्डर में तो कुछ और होगा, राइट। अब इस फॉर्मूला में F1 क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट फोर्थ, X मतलब क्या होता है, कॉमन डिफरेंस, Fn मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ nth फोर्थ। और अगर उन्होंने ऐसा वर्ड बोला है कि लास्ट वाला पहले वाले का ऑक्टेव है या पहला वाला आखिरी वाले का ऑक्टेव है, वो डिपेंड करता है कि तुमने फ्रीक्वेंसीज असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है तुमको, राइट। तो अगर ऐसा बोला जाए कि पहला वाला आखिरी वाले का ऑक्टेव है या आखिरी वाला पहला वाले का ऑक्टेव है, तो ऑक्टेव मतलब डबल होता है। मैं समझ सकता हूँ कि बच्चे लोग के मन में ऐसे चलता होगा, सर ऑक्टेव मतलब तो 8 टाइम्स होना चाहिए, सही है। लेकिन होता क्या है, देखो, चाहे तुम इंग्लिश म्यूजिक की बात कर लो, जो डोरे मीफा सोला टीडो, राइट, डोरे मीफा सोला टीडो, या तुम अपने हिंदी वाले म्यूजिक की बात कर लो, दैट इज सारे गामा वाला, सारे गामा पध निसा, राइट। इसमें होता क्या है, देखो, ये जो 8th वाली फ्रीक्वेंसी है ना सा, इसकी फ्रीक्वेंसी समझो 512 है ना, तो फर्स्ट वाले की एग्जैक्टली कितनी होती है, 256। मतलब 8वें प्लेस पे क्या होता है, फ्रीक्वेंसी डबल हो जाते हैं। इसलिए याद रखना, ऑक्टेव मतलब, मैं मानता हूं तुम्हारी बात की ऑक्टेव इज अ वर्ड एसोसिएटेड विद 8, लेकिन अगर तुमको फ्रीक्वेंसी में ऑक्टेव दिया ना, तो उसका मतलब होगा डबल। ओके, अगर ऐसा बोला कि फर्स्ट वाला लास्ट वाले का डबल ऑक्टेव है, मतलब फर्स्ट वाला लास्ट वाले का डबल है, तो ऑक्टेव को डबल पढ़ के चलना। ओके, 15th फॉर्मूला की तरफ चलते हैं, डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट इन साउंड में एक ही फॉर्मूला है, अपेरेंट फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू v प्लस और माइनस v ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस और प्लस vs, दैट इज v सोर्स, यही फॉर्मूला इनटू f। तो ये फॉर्मूला याद रखना कि अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर इज v प्लस और माइनस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर अपॉन v माइनस और प्लस वेलोसिटी ऑफ सोर्स। अब इस फॉर्मूला में v क्या है, देखो, v इज वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, जो हमेशा देंगे तुमको क्वेश्चन में, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। fa इज द अपेरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर, और f मतलब रियल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स, रियल फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय द सोर्स, एमिटेड बाय द सोर्स। अब ध्यान से सुनो, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे के तरफ जा रहे हैं, मतलब टुवर्ड्स वाला सिचुएशन है, तो क्या यूज करना है, अपर साइन। अपर साइन मतलब न्यूमरेटर में प्लस, देखो अपर साइन मतलब क्या होगा, अपर साइन मतलब न्यूमरेटर में प्लस यूज करना और डिनोमिनेटर में माइनस। लेकिन अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, तो न्यूमरेटर में माइनस यूज करना, लोअर साइन यूज करना, लोअर मतलब नीचे, ऊपर वाले में न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस। तो तुमको प्रॉब्लम देख के देखना पड़ेगा, मतलब कि सोर्स और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहे हैं कि अवे जा रहे हैं, राइट, टुवर्ड्स जा रहे हैं या अवे जा रहे हैं, वो देख के करना पड़ेगा। अगर तो टुवर्ड्स है तो न्यूमरेटर, तो क्या करोगे, अपर साइन यूज करोगे, अपर मतलब न्यूमरेटर में प्लस डिनोमिनेटर में माइनस। और अगर अवे जा रहे हैं तो यू विल यूज लोअर साइन, लोअर साइन मतलब न्यूमरेटर में माइनस और डिनोमिनेटर में प्लस, ठीक है। कुछ टिपिकल सिचुएशंस हैं जहां पे बहुत संभाल के काम करना रहता है, वो मैं तुमको बता देता हूं। ऐसे 3 ही सिचुएशन है, चिंता मत करना। पहला सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्पीकर है, ये जो मैंने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन बनाया, ये सोर्स है, स्पीकर है, समझो कोई लाउड स्पीकर जैसा कुछ, राइट। अब देखो क्या हो रहा है, सोर्स है ना टुवर्ड्स जा रहा है ऑब्जर्वर के, लेकिन ऑब्जर्वर अवे जा रहा है। ओके, सोर्स तो टुवर्ड्स जा रहा है और ऑब्जर्वर अवे जा रहा है। सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है ना, सोर्स टुवर्ड्स, ओके, सोर्स टुवर्ड्स जा रहा है, आई होप यू अंडरस्टैंड दैट, टुवर्ड्स जा रहा है, तो सोर्स तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में है, और डिनोमिनेटर में सोर्स है, तो टुवर्ड्स के लिए क्या यूज करने का, अपर साइन, मतलब यहाँ पे माइनस लगेगा। और ऑब्जर्वर अवे जा रहा है, ऑब्जर्वर न्यूमरेटर में देखो, तो न्यूमरेटर में अवे में क्या करते हैं, अवे में लोअर साइन यूज करते हैं, तो ऊपर माइनस आएगा, मतलब ऊपर नीचे दोनों जगह माइनस आएगा। कब, जब सोर्स टुवर्ड्स जा रहे हैं और ऑब्जर्वर अवे जा रहा है। सेकेंड वाला सिचुएशन देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स अवे जा रहा है, ओके, और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स जा रहा है। क्योंकि सोर्स अवे जा रहा है, अवे अवे, सोर्स कहाँ पे, देखो सोर्स डिनोमिनेटर में है, और अवे मतलब नीचे वाला साइन, तो प्लस लगेगा, राइट, यहाँ पे प्लस। और ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स, टुवर्ड्स में, टुवर्ड्स ऑब्जर्वर ऊपर है, और टुवर्ड्स में क्या लगाते हैं, प्लस वाला साइन, तो यहाँ ऊपर भी प्लस आता है, नीचे भी प्लस आता है। और तीसरा सिचुएशन, एक कार है जिसमें एक आदमी बैठा हुआ है और हॉर्न बजा रहा है, हॉर्न बजा रहा है, और वो हॉर्न वॉल से रिफ्लेक्ट होके वापस आ रही है। तो अब इसमें होता क्या है, देखो, जो ऑब्जर्वर है ना, वही सोर्स भी है, मतलब सोर्स क्या है, जीप या कार जो भी है, और ऑब्जर्वर कौन है बताओ, वो भी वो आदमी है जो जीप में बैठा हुआ है, राइट। और साउंड क्या होगा, इस दीवार से टकरा के वापस तुमको सुनाई देगी। तो ऐसे केस में क्या करने का, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सोर्स लेने का, और मतलब वेलोसिटी ऑफ कार विल बी सेम एज द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर,
और टुवर्ड्स वाला केस लेके करने का। टुवर्ड्स वाला मतलब न्यूमरेटर में प्लस और डिनोमिनेटर में माइनस। तो ये 3 टिपिकल सिचुएशन है जहां पे तुम फंस सकते हो। तो मैंने तुमको तीनों सिचुएशन बता दिए, राइट। तो डॉपलर इफेक्ट का कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो इससे तुम्हारा काम हो जाएगा, राइट। आगे बढ़ते और अगर ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स को फाइल किया जाए, फाइल करना मतलब घसना, वो मेटल का एक फाइलर होता है उससे घसना। तो अगर ट्यूनिंग फोक के ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स को हम लोग फाइल करेंगे तो उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। और अगर ट्यूनिंग फोक के प्रॉन्ग्स पे वैक्स डाले या उसमें कुछ वजन बांध दे, लोडिंग कर दे, तो उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी, ये याद रखना। सो फाइलिंग द प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक विल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी एंड लोडिंग और वैक्सिंग द प्रॉन्ग्स ऑफ द ट्यूनिंग फोक विल डिक्रीज द फ्रीक्वेंसी। तो ये सब याद रखना, ओके। अब हम लोग स्टेशनरी वेव की तरफ आते हैं। स्टेशनरी वेव, द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव इज गिवन एज, देखो जब दो वेव्स मिलते हैं जो सेम होते हैं एकदम, लेकिन उल्टे डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, उल्टे मतलब एक में अगर बीच में माइनस आएगा तो एक में प्लस आएगा, इन दोनों को जोड़ने पे ये इक्वेशन आती है, y is equal to 2a cos 2 pi x by lambda sin 2 pi t by t। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ स्टेशनरी वेव जो तुमको याद करके चलना पड़ेगा। उसमें जो ये वाला पार्ट है ना, यहां से यहां तक, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। सो व्हाट इज दिस कॉल्ड एज एम्पलीट्यूड ऑफ द स्टेशनरी वेव। और क्या क्या फॉर्मूला याद रखना है। एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड होती है मैक्सिमम, मैक्सिमम मतलब 2a, और नोड पे तो एम्पलीट्यूड 0 होती है। देखो मैंने लिखा है यहाँ पे कि नोड पे एम्पलीट्यूड 0 होती है और एंटी नोड पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होती है 2a होती है। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एन एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4। लेंथ ऑफ अ लूप, एक लूप का लेंथ क्या होता है, देखो लूप ऐसे दिखता है, तो लेंथ ऑफ अ लूप मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, और डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। सो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड्स इज लैम्बडा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एंटी नोड, देखो ये एंटी नोड है, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस होता है लैम्बडा बाय 4, और लेंथ ऑफ वन लूप कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। तो ये सारे फॉर्मूलाज तुमको याद रखने हैं। क्या क्या फॉर्मूला याद रखोगे, एक तो इक्वेशन ऑफ स्टेशनरी वेव याद रखना है, डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 2। डिस्टेंस बिटवीन अ नोड एंड एंटी नोड इज लैम्बडा बाय 4, एंड डिस्टेंस लूप का लेंथ कितना होता है, लैम्बडा बाय 2। आगे बढ़ते हैं अब थोड़ा स्ट्रिंग के बारे में। अच्छा, हम लोग जो किताब में पढ़ते हैं वो ये वाला इक्वेशन पढ़ते हैं, बट रियलिटी ये है कि स्टेशनरी वेव के 4 इक्वेशन हो सकते हैं, वो चारों मैंने लिखे हैं। देखो कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन साइन, साइन कॉस, साइन साइन और साइन कॉस होना चाहिए था, मैंने गलत लिख दिया कहीं पे, एक मिनट, आई विल चेंज इट, डोंट वरी। तो इसको मैं कॉस कर लेता हूँ, राइट, ऐसे, ठीक है। तो इक्वेशन 4 हो सकते हैं स्टेशनरी वेव को, कॉस साइन, कॉस कॉस, साइन कॉस एंड साइन साइन। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस। अगर तो तुम्हारा देखो ये दोनों इक्वेशन देखो, सी और डी वाला, सी और डी, यहाँ पे साइन के अंदर एक्स टर्म है, और अगर तुमने एक्स को 0 डाला ना तो पूरा आंसर ही 0 आ जाएगा, ये एम्पलीट्यूड ही पूरा 0 हो जाएगा, राइट। मतलब एक्स पे 0 डाला, एक्स को 0 डालने पे साइन 0 0 हो जाएगा, राइट। तो अगर एक्स को 0 डालोगे तो क्या होगा, पूरा y 0 आ जाएगा। इन अदर वर्ड्स मैं बता रहा हूं तुम लोगों को, एक्स को 0 डालने पे क्या होता है, एक्स को 0 डालोगे तो क्या होगा, एक्स को 0 डालने पे एम्पलीट्यूड 0, एम्पलीट्यूड 0 मतलब x इक्वल टू 0 मतलब ओरिजिन। तो याद रखना, अगर x टर्म साइन में है, मैं लिख भी देता हूं यहाँ पे, x टर्म अगर साइन में, साइन में x टर्म इज इन साइन, then node is formed at the origin, node is formed at the origin, node is formed at the origin। तो ओरिजिन पे नोड बनेगा, ओके। और अगर x टर्म cos के अंदर है तो ओरिजिन पे क्या बनेगा, देखो अगर यहाँ पे x 0 डालोगे तो एम्पलीट्यूड की आंसर 2a आएगी। तो x अगर तुम्हारा x cos के अंदर है, अगर x टर्म इज इन cos, x टर्म इज इन cos, तो एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट द ओरिजिन। बस ये छोटी सी बात याद रखना, ओके। एंटी नोड इज फॉर्म्ड एट द ओरिजिन, जो भी पढ़ा रहा हूं इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि उसकी जरूरत पड़ेगी, राइट। तो अगर x इक्वल टू, अगर x वाला टर्म साइन के अंदर है, जैसे इन दोनों इक्वेशन में c और d में, तो ओरिजिन पे क्या बनेगा, ओरिजिन पे बनेगा नोड। लेकिन अगर x वाला टर्म कॉस में होगा तो ओरिजिन पे क्या बनेगा, एंटी नोड। ठीक है, अब स्ट्रिंग के बारे में पढ़ते हैं। देखो स्ट्रिंग में अगर एक लूप बनाना है ना, इफ यू वांट टू मेक वन लूप इन स्ट्रिंग, एक लूप, तो प्लग एट द सेंटर। देखो ये तुम्हारा स्ट्रिंग ऐसा होगा स्ट्रेट लाइन जैसा होगा, राइट। अगर तुमने बीच में प्लग किया L/2 पे, स्ट्रिंग की लेंथ L है, तुमने L/2 पे प्लग किया तो एक लूप बनेगा। दो लूप के लिए क्या करते हैं, प्लग एट L/4, होल्ड एट L/2 पे पकड़ के रखते हैं, L/4 पे प्लग करके छोड़ देते हैं, तो दो लूप बनेगा।
अगर तुमको 3 लूप चाहिए तो होल्ड एट L/3 प्लग एट L/6, 4 लूप चाहिए तो होल्ड एट L/4 प्लग एट L/8। अगर एक लूप बनेगा ना तो फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जिसकी फॉर्मूला है 1/2L रूट ऑफ T बाई म्यू। ओके, या फर्स्ट हार्मोनिक भी बोलते हैं या फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी भी बोलते हैं। अगर दो लूप बनेगा तो उसको सेकेंड हार्मोनिक 2F बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी को सेकेंड हार्मोनिक बोलते हैं या फिर फर्स्ट ओवरटोन बोलते हैं। अगर 3 लूप बनेगा तो 3F मतलब थर्ड हार्मोनिक या सेकेंड ओवरटोन बोलते हैं, राइट। और अगर 4 लूप बनेगा तो फोर्थ हार्मोनिक या थर्ड ओवरटोन बोलते हैं। तो इससे क्या क्या पता चला, देखो इससे क्लियर क्या होना चाहिए कि फर्स्ट ओवरटोन क्या है, सेकेंड हार्मोनिक, सेकेंड ओवरटोन क्या है, थर्ड हार्मोनिक, थर्ड ओवरटोन क्या है, फोर्थ हार्मोनिक, मतलब nth ओवरटोन क्या होगा, n+1 हार्मोनिक, n+1 टाइम्स ऑफ f होगा। तो ये सब फॉर्मुलाज मैंने अगले पेज पे लिखे हुए हैं, देखो यहाँ पे। पहली बात जो हर बच्चे ने याद रखनी चाहिए कि स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। सारे मतलब सारे, F, 2F, 3F, 4F, एवरीथिंग। F भी होता है, F, 2F, 3F, 4F, नहीं सॉरी, सारे होते हैं, लेकिन फंडामेंटल को छोड़ के बाकी जो है उनको ओवरटोन्स बोलते हैं, राइट। मतलब ये बात सच है कि स्ट्रिंग में सारे हार्मोनिक्स होते हैं, F भी होता है, लेकिन F के बाद के जितने फ्रीक्वेंसीज उनको क्या बोलते हैं, ओवरटोन्स। फंडामेंटल मोड का फॉर्मूला क्या है, फंडामेंटल मोड मतलब जब एक लूप बनेगा तो 1/2L रूट ऑफ T बाई म्यू, और म्यू का फॉर्मूला देखो, ये म्यू है, म्यू का फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, मास ऑफ द वायर अपॉन लेंथ ऑफ द वायर, या एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू डेंसिटी ऑफ द वायर, या पाई आर स्क्वायर रो। तो ये म्यू के 3 फॉर्मूला है। अगर मैंने इसमें से किसी एक फॉर्मूला को समझो, इसको सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पे म्यू के जगह पे, तो देखो क्या आएगा फॉर्मूला, 1/2LR रूट ऑफ T बाई पाई रो, राइट। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन मैंने बताया ना n+1f, और f क्या होता है, f इज 1/2L रूट ऑफ T बाई म्यू। अब इसमें टर्म्स के मतलब मैंने लिख दिए हैं, f मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, fn मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन, l मतलब लेंथ ऑफ द वायर, म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी, m मतलब मास ऑफ द वायर, a मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो सारे टर्म्स जो मैंने यूज किए उसके नाम लिखे हैं, ठीक है। थोड़ा पीछे जाते एक बार वापस, देखो फर्स्ट मोड में तुम्हारा आंसर क्या है, फर्स्ट मोड में आंसर आया f, सेकेंड मोड में तुम्हारा आंसर आया 2F, थर्ड मोड में 3F, फोर्थ मोड में 4F। तो पीथ मोड में क्या आएगा, पीथ मोड में आंसर आएगा PF। तो गड़बड़ मत करना, अगर उन लोग ने पूछा व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी इन द nth ओवरटोन, तो तुम आंसर बोलोगे n+1f, लेकिन अगर ऐसा पूछा फ्रीक्वेंसी इन द पीथ मोड तो PF। ओके, ये याद रखना। आगे बढ़ते हैं। वेलोसिटी ऑफ ट्रांसवर्स वेव्स ऑन अ स्ट्रिंग इज गिवन बाय द फॉर्मूला v इज इक्वल टू रूट ऑफ T बाई म्यू, T मतलब टेंशन इन द स्ट्रिंग, म्यू मतलब लीनियर डेंसिटी। एक फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे तो ज्यादा मेहनत मत करना, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज कर लेना। अगर उन्होंने ऐसा कहा कि F1 इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द स्ट्रिंग व्हेन स्ट्रेच्ड बाय वेट इन एयर, मतलब हमने वायर को, जब वायर को स्ट्रेच करके रखा था बाय अ वेट इन एयर, मतलब एक वेट था जो एयर में था और उसकी फ्रीक्वेंसी F1 थी, और जब उस वेट को पानी में डाला गया ना तो फ्रीक्वेंसी F2 हो गई, राइट। तो पहले जब एयर में था तो वायर की, जब वेट एयर में था, जिस वेट से हम लोग वायर को खींच रहे थे, जब वो वेट एयर में था तो फ्रीक्वेंसी थी F1, और जब वो वेट को हमने पानी में डाला तो फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, F2। पानी में किसी लिक्विड में डाला और उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी दी हुई है सिग्मा, तो डायरेक्ट रिलेशन याद रखना, F1 अपॉन F2 विल बी इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा बाय सिग्मा माइनस 1। एग्जाम में डिराइव करते मत बैठना, 1 घंटा डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना, F1 बाय F2 इज इक्वल टू रूट ऑफ सिग्मा बाय सिग्मा माइनस 1। जो बच्चे नहीं जानते स्पेसिफिक ग्रेविटी मतलब क्या होती है, मैं बता देता हूँ। स्पेसिफिक ग्रेविटी इज डेंसिटी ऑफ द मटेरियल, डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मतलब वो डेंसिटी ऑफ द वेट, जो वेट तुमने पानी में डाला है, ओके, डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। So specific gravity of liquid is density of the weight or solid divided by density of the liquid। चलो और आगे बढ़ते हैं फॉर्मूला नंबर 22 की तरफ। स्टॉप्ड एयर कॉलम मतलब पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। देखो पाइप क्लोज्ड एट वन एंड को और क्या बोलते हैं, स्टॉप्ड एयर कॉलम। अब क्लोज्ड पाइप में खाली ऑड हार्मोनिक्स होते हैं, ऑड हार्मोनिक्स मतलब F के बाद अगला फ्रीक्वेंसी 3F, उसके बाद में 4F, उसके बाद में सॉरी 4F नहीं, उसके बाद में 5F, 7F, 9F, मतलब एक क्लोज्ड पाइप में सिर्फ ऑड हार्मोनिक्स होते हैं। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की फॉर्मूला क्या होती है, V/4L। यहाँ पे V को रूट ऑफ T बाई म्यू मत लिखना, बिकॉज जब पाइप की बात होगी तो V मतलब क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर, तो गड़बड़ मत करना, यहाँ पे V मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर। ओके, स्ट्रिंग में तुम V को रूट ऑफ T बाई म्यू लिख सकते हो, यहाँ पे V मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर जो दिया होता है 330, 320 कुछ ना कुछ दिया होगा, राइट। अच्छा, ये और एक फॉर्मूला है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू V/4L प्लस ई, V/4L प्लस ई।
और मैं बता देता हूँ उसमें ये कब यूज करते हैं, और ये तब यूज करना जब एंड करेक्शन के बारे में कुछ नहीं बोला हो, और ये कब यूज करना जब एंड करेक्शन के बारे में कुछ बोला होगा। जैसे कि वो लोग बोलेंगे एंड करेक्शन इतना है, या ऐसे बोलेंगे एंड करेक्शन निकालते कैसे 0.3 टाइम्स इंटरनल डायमीटर ऑफ द पाइप। और फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन क्या होता है याद रखना 2n+1f, और 2n f को क्या लिख सकते हैं v/4l। तो ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, सुनो ध्यान से सुनना। मैं थोड़ा इसमें चेंजेस कर लूं, एक मिनट, आई विल जस्ट चेंज दिस। ओके सी, ओपन एयर कॉलम, ओपन एयर कॉलम मतलब पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। जब हम बोलेंगे ओपन पाइप मतलब पाइप ओपन एट बोथ एंड्स। ओपन पाइप में हम जानते हैं ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट। ऑल हार्मोनिक्स मतलब F, 2F, 3F, सारे स्ट्रिंग में जैसे सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, वैसे इसमें भी सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। फंडामेंटल का फ्रीक्वेंसी वहां पे v/4l था, यहाँ पे v/2l है। यहाँ पे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड करेक्शन करने के बाद 2l+2e, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको चेंज कर रहा हूँ, v/2 इंटू ब्रैकेट वॉट l+2e, याद रखना l+2e। l+2e क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर पाइप ओपन होगा तो ऊपर भी एंटी नोड बनेगा और नीचे भी एंटी नोड बनेगा, राइट। तो एंड करेक्शन नीचे की तरफ भी होगा और एंड करेक्शन ऊपर की तरफ भी होगा। सबको ये तो पता है ना एंड करेक्शन क्या होता है। द एंटी नोड इज नॉट एग्जैक्टली फॉर्म्ड एट द ओपन एंड बट एट सम डिस्टेंस अबव द ओपन एंड, और उसी एक्स्ट्रा डिस्टेंस को बोलते हैं एंड करेक्शन। तो इसलिए यहाँ पे 2e लिखना पड़ता है, v/2 l+2e अगर एंड करेक्शन कंसिडर किया तो। फ्रीक्वेंसी ऑफ nth ओवरटोन इज n+1f, और f को लिख सकते हैं v/2l। अच्छा, ये दो येलो कलर में जो मैंने फॉर्मूला लिखा है बड़े इंपॉर्टेंट है, बार बार यूज होते हैं, बार बार काम आते हैं, और बहुत बार सीईटी में बार बार इसके ऊपर ही क्वेश्चंस आते हैं। देखो, अगर दो पाइप का लेंथ सेम है, अगर दो पाइप का लेंथ सेम है और एक ओपन है और एक क्लोज्ड है, अगर दो पाइप है उनका लेंथ सेम है और एक ओपन पाइप और एक क्लोज्ड पाइप है, तो सीधा लिखना फंडामेंटल ऑफ ओपन इज 2 टाइम्स फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड। और सेकंड वाला क्या है, देखो अगर दो पाइप है, एक ओपन एक क्लोज्ड है, और दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है, तो लेंथ ऑफ ओपन विल बी ट्वाइस द लेंथ ऑफ क्लोज्ड। तो सिचुएशन देखो, पहले सिचुएशन में दो पाइप थे, दोनों का लेंथ सेम था, एक ओपन था एक क्लोज था, तो फंडामेंटल ऑफ ओपन विल बी ट्वाइस द फंडामेंटल ऑफ क्लोज्ड। सीन 2 में क्या हो रहा है, दोनों का फ्रीक्वेंसी सेम है और एक ओपन एक क्लोज्ड है, तो लेंथ ऑफ ओपन विल बी 2 टाइम्स लेंथ ऑफ क्लोज्ड। आगे बढ़ते हैं, और रेजोनेंस ट्यूब, रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट वो लोग वर्ड यूज करेंगे रेजोनेंस ट्यूब। रेजोनेंस ट्यूब में खाली दो फॉर्मूला याद रखना है, एक वेलोसिटी ऑफ साउंड इन रेजोनेंस ट्यूब इज 2f इंटू L2 माइनस L1, जहां पे f क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक यूज्ड। आखिर में इस एयर कॉलम को वाइब्रेट करवाने के लिए ऊपर कुछ ट्यूनिंग फोक रखोगे ना, तो f मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ द ट्यूनिंग फोक, राइट। अच्छा, और एंड करेक्शन कैसे निकालते, देखो L2 माइनस 3L1/2, व्हाट इज एंड करेक्शन का फॉर्मूला, L2 माइनस 3L1/2। L1 is the first length at resonance, L2 is the second length at resonance, L1 is the first length at resonance, L2 is the second length at resonance। ओके, और मेरे ख्याल से ये लास्ट सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे। So thanks for watching the video, do subscribe the channel and share the video with your friends, thank you।